नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे एपिसोड के इस 28वें क्लास में कल भूलवश हमारे यूट्यूब के जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने 26 नंबर के 2 क्लास जारी किए, लेकिन मेरे क्रम से ये 28वां है। आज इस पर संशोधन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से लेकर के यानी 20 मई से लेकर के 30 मई तक मेरी दिन भर की बड़ी व्यस्तता है और मैं शाम से ही आपको मिल पाऊंगा। तो मैं अपने वादे के हिसाब से आपके बीच आ गया हूं। आप सबको डॉक्टर श्रीवास्तव का यश ग्रुप की मेडिसिन के साथ हम आपके बीच हैं। यश ग्रुप में आपको यश 6 और यश 10 पर बात की थी। यश 6 और यश 10 की मेडिसिन दोनों ही दवाएं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से इन्वॉल्व थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं यश 11 और यश 12 पर। यश 11 जिसे हम सैक्रोफ्लोसो 11 कहते हैं, इसे एंटी मल डीमर भी कहा जाता है इस औषधि को। पहले हम विचार करें कि इस औषधि बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस नाते मुझे रुक जाना पड़ा। हालांकि मेरा ये लेक्चर ब्रेक नहीं है, मैं कंटिन्यू हूं। यस 11 में कुल 9 दवाएं हैं, लेकिन हमारे यशवन की जो मुख्य 2 दवाएं तुलसीगो फेफेरा और वेरोनिका एफ्लेंसिस, इसके स्थान पे यस 11 में मेलिसा ऑफ्लेंसिस और लोबिलिया इन्फ्लेटा, ये दो विशेष प्रकार के पौधों का इसमें मिश्रण किया गया। यानी हमने 2 पौधे यस1 के हटाए हैं और यस 11 में हमने 2 नए पौधे जोड़े हैं। तो शेष पौधों के गुण पर मैं चर्चा कर चुका हूं। जो हमारे 2 नए पौधे हैं, पहला हमारा है लोबिलिया इन्फ्लेटा। लोबिलिया इन्फ्लेटा की औषधि के बारे में अगर हम बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो बॉटनिकल लैंग्वेज में हम उसको प्लांट का एक मिमोग्राफी कह सकते हैं, इसमें ये बताता है कि इस पौधे के प्रयोग से हमारे वैगस नर्वस सिस्टम को, जैसा कि मैंने आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ इस बात की चर्चा की थी कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स की 10वीं संख्या वाली नर्व होती है उसे हम वैगस नर्व कहते हैं। और ये वैगस नर्व आमतौर से 4 भागों में बटी होती है। हमने आपको उस समय भी बताया था कि एक सुपीरियर लैरिंजियल होती है, रिकरेंट लैरिंजियल होती है, कार्डियक होती है और न्यूमोगैस्ट्रिक होती है। यानी वैगस नर्व अपने 4 सब नर्व में डिवाइड होती है, जिनमें से 2 हमारे लैरिंजियल जो होते हैं वो हमारे ट्रैकियल चैम्बर से लेकर के माउथ कैविटी तक के सारे तंत्रिकाओं से संबंधित होते हैं और वहाँ की सारी सूचनाओं को लाना, ले जाना, उसके अंदर की होने वाली विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करना, उसको स्पाइनल नर्व तक पहुंचाना और उनके कार्यों को लेके आना। कार्डियक नर्व जो होती है ये हमारे हृदय के आसपास की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है और उसको स्पाइनल नर्व से उसका रिलेशन बनाए रखती है। न्यूमोगैस्ट्रिक हमारा जो इपीगैस्ट्रिक पार्ट है स्टमक का, अम्बिलिकल रीजन से ऊपर। अब मेडिकल साइंस को जानने वाले लोग जो भाग की बात करते हैं कि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो भाई बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। बायोलॉजी के साथ साथ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ज्ञान तो होना ही पड़ेगा। हम जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्दकोशों से शब्द निकल के आते हैं जिनके बारे में हमको विस्तृत जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जो भूले भटके हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर आप भूले भटके तो एक बार आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में और उसकी क्रियाओं के बारे में गहन अध्ययन कर लें।
क्योंकि जो मैं आगे जो मैं बढ़ता जाऊंगा और जिन फार्मूलों पर मैं आऊंगा वो सारे के सारे फार्मूले हमारे शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित होंगे। तो हमारी जो 10वीं वैगस नर्व है वो 3-4 प्रकार के सुपीरियर लैरिंजियल, रिकरेंट लैरिंजियल, कार्डियक और गैस्ट्रिक, ये 4 प्रकार के नर्व में गठी है। हम ये भी देखते हैं कि सुपीरियर लैरिंजियल और रिकरेंट लैरिंजियल ये हमारे डायाफ्राम के आसपास भी फैली होती है। तो डायाफ्राम के ऊपर की जितनी गतिविधियां होती हैं उनमें से निकल करके हमारी तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के सारे संदेशों को लाती हैं, ले जाती हैं। इस बीच हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी इस समय लाइन पर हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर धर्मवीर जी, आपका लाइव पर मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए एक प्रेरणादायक बन रहा है। आप जैसे सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस वीडियो पर डॉक्टर मधेशिया गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आर्य यादव गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी अभी अभी जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार है। अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि डॉक्टर AK हंगल करके कुछ नाम आ रहा है, बहुत छोटे अक्षरों में नाम आ रहा है, ये उड़ीसा से जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वैगस सिस्टम का जो डायाफ्राम के आसपास की जो वैगस नर्व हैं, ये हमारे डायाफ्राम की गतिविधियों को लेकर के स्पाइनल कार्ड तक जाती है और स्पाइनल कार्ड से जो संदेश इनको मिलता है वहां तक लाती है। इस नाते पूरा का पूरा वैगस सिस्टम ही हमारा नर्वस सिस्टम से संबंधित है। इस नाते S11 की ये जो औषधि हम बनाते हैं 9 पौधों के को मिला करके, एक हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, डॉक्टर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चूँकि मैंने आज जब मैं लौट के आया हूँ अभी तो मैंने पढ़ा, उन्होंने एक सवाल किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं मिश्रण है या यौगिक। तो यौगिक मिश्रण हम किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। मिश्रण में ये होता है कि हम बिना किसी अनुपात के बहुत सी चीज़ों को मिला देते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। और यौगिक उसे कहते हैं जिसमें हम मिलाते तो हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में। इस नाते चूंकि हम पौधों के अर्क को, पौधों के पार्ट को एक मानक के अनुरूप उनको आपस में मिलाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं वो यौगिक ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केमिस्ट्री की बात है। डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी ये भी नमस्कार कर रहे हैं। रवि जी नमस्कार, आपका स्वीकार है, आप हमारे लाइन पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पूरा का पूरा ये जो वैगस सिस्टम है ये हमारे S11 की एक विशेष कार्य क्षेत्र है। तो जब हम, जैसे हमको हिचकी आ रही है, प्रेग्नेंट लेडी को मिचली आती है, ये सारे के सारे जो जी मचलाना, वोमिटिंग का आभास होना, ओइसोफेगस के ऊपर की सारी गतिविधियों, बार बार हमको लगता है कुछ भारीपन बना हुआ है, ये सारी की सारी गतिविधियां हमारे S11 से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम इसको एंटीमल्डीमर कहते हैं, इसका नाम रखा गया है। और ये न्यूमोगैस्ट्रिक मेडिसिन के बारे में इसको कहा भी गया है और एंटी न्यूरोलॉजिक की तरह ये कार्य करती है। इस नाते बहुत से लेखकों ने इसको एंटी न्यूरोलॉजिक कहा भी है। हम S11 के सीमित प्रभाव को नहीं देख सकते क्योंकि इसका काम वैगस नर्वस सिस्टम पे है। तो वैगस नर्वस सिस्टम के आसपास के जितने अन्य अंग हैं वो भी इसके कार्यों से प्रभावित होते हैं। इस नाते हम ये मान के चलते हैं कि हमारे, और जैसे जी मचलाना हुआ, अब एक साधारण सी बात को मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, साधारण तरीके से, कि जब वैगस नर्व जो हमको विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं के बारे में सचेत करती है, जब हमको जी मचलाना शुरू होता है या उल्टी आना शुरू होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत इस बात को आता है और हमारे अंदर की सारी गतिविधियां जो ओइसोफेगस के आसपास और स्टमक के आसपास की हैं, लगता है कि हमारा भोजन ऊपर की ओर चला जाएगा, पानी पेट से बाहर आ जाएगा और अजीब सी हमको उलझन होने लगती है और रोगी उठ करके जाता है और सीधे वॉश बेसिन में खड़ा हो जाता है। तो
इसका मतलब कि डायफ्राम की आप जो डायफ्राम के आसपास की नर्व है, डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि लंग्स के नीचे का पार्ट डायफ्राम में एक प्लेट लगी हुई है हमारे पेट के इस पार से उस पार, और उस प्लेट के ऊपर हमारा केवल बीच में एक छेद है जिससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल उतर के नीचे चली आती है। यानी हमारे आमाशय या स्टमक और हार्ट के बीच और लंग्स को रोकने के लिए एक प्लेट लगाई गई है, एक चैम्बर बनाया गया है, या एक कह लें कि एक क्या कहते हैं उसको, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पर हम हार्ट और लंग्स को उस पर रोक लेते हैं, और डायफ्राम के साथ पसलियां क्रिया करके हमारे लंग्स को प्रेशर देती हैं। तो डायफ्राम के पूरे डायफ्राम में ये वैगस नर्व फैली होती हैं। तो वहां पर अगर हल्का सा भी कोई सेंसिटिव हमको रिपोर्ट मिली, हमारे स्पाइनल कार्ड के जरिए हमको कोई आदेश मिला, तो तत्काल उसका परीक्षण हो जाता है और 1/300 सेकंड में हम ये कार्य संपन्न कर लेते हैं। 1/300 सेकंड मेरे मुंह से फिर निकल गया। इस पर भी एक सवाल हुआ था, और आज अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमसे हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि आपको लोग डीमोरलाइज करने के चक्कर में वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव क्लास बहुत जल्द बंद हो जाए। हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने आज हमको हमारे व्हाट्सएप पे लिखा, मैंने शाम को आके जब पढ़ना शुरू किया तो हमारे कई बहुत अच्छे संपर्की और बहुत अच्छे मित्रों ने इस बात की सलाह दी कि आपका क्लास बंद नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया है। मैं अपने उन सभी सीनियर साथियों को और अपने कलीग्स को इस बात से आश्वस्त कर दूं कि अनिल श्रीवास्तव के पास वैसोप्रेसिन एक हार्मोन मैंने आपको बताया था, और एक मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड से एक भय लाने वाला हार्मोन्स और एक भय समाप्त करने वाला हार्मोन्स। तो मेरे अंदर भय समाप्त करने वाला हार्मोन ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मेरे अंदर भय लाने वाला हार्मोन बन ही नहीं रहा है। वो जब कभी बनता रहा होगा, बचपन में बनता रहा होगा। अब तो मैं परिस्थितियों से लड़ के जूझ के इतना मजबूत हो गया हूँ। हाँ, मुझे लोगों का जवाब इसलिए देना पड़ता है कि अगर मैं जवाब न दूं तो कल को वो 2-4-10 दिन बाद ये कहेंगे, देखा मैंने इनसे ये सवाल किया था, जवाब सवाल से भाग गए। हमारे कुछ साथी तो सवाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि देखें डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इसका जवाब देने में सक्षम है कि नहीं है, वो इसका जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारे एक अच्छे साथी लखनऊ से डॉक्टर AP मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपसे जितने सवाल करता हूं आप उसका जवाब नहीं देते। वो हमसे सवाल व्हाट्सएप पे करते हैं और उनके सारे सवालों को उठा के मैं इसी में समाहित कर लेता हूं, मैं जवाब वही देता हूं। जैसे आज भी मैंने उनका नाम ले लिया, आज मैंने उनका नाम इसलिए ले लिया कि अगर वो लाइन पर हो तो उस बात को सुन लें। भाई, जब आप मुझसे विज्ञान की बात करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करेंगे, तब तो मैं आपको जवाब दूंगा। और आप अगर मेरा टेस्ट लेंगे तो अब मुझे किस टेस्ट की आवश्यकता है 57 साल की उम्र में? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को का इतिहास छोड़े मुझे 36 साल हो गया, विज्ञान का साथ छोड़े भी मुझे इतने दिन हो गए। क्लास मैंने पढ़ लिया, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं पास कर ली, पास करने के बाद सरकार की नौकरी भी कर ली, और अब कुर्सी बैठ करके आपको अपना ज्ञान बांट रहा हूं। तो मुझे किस परीक्षा में आप सम्मिलित करना चाहते हैं? मेरा तो आप सबसे सिर्फ इतने निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप ग्रहण करें, अगर मेरी बात आपको अच्छी ना लगे तो निश्चित रूप से आप मेरे पढ़ाए गए सवालों पर सवाल करें। हमारे कुछ साथियों ने जरूर एक ये बात कहा कि आपने ग्रुप को ब्लॉक क्यों कर रखा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया उसको ब्लॉक कर रखा है, ओनली फॉर एडमिन कर रखा है। भारत सरकार का निर्देश था कि ग्रुप एडमिन ग्रुप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप में कोई भी अनर्गल ऐसी बहस ना हो जहां पर ये लगे कि यहां पर भावनाओं का आपस में टकराव हो रहा है। तो मैंने ग्रुप इस उद्देश्य से बनाया है कि जो मुझे बात कहनी है वो मुझे बार बार किसी के उस पर ना लिखना पड़े, और कोई ऐसी टिप्पणी हो या कोई ऐसी पोस्ट हो या कोई हमारी अपनी बात किसी से कहनी हो और पूरे देश से कहनी हो, तो मैं हमारे ये अखिलेश चंद्र त्रिपाठी, हमारे गोंडा से साथी, हमारे सीनियर साथी हमारे साथ लग जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने आपकी व्हाट्सएप पे टिप्पणी पढ़ी भी, और मैं अभी उसी की चर्चा कर रहा था। आप थोड़ा सा देर से इस ऑनलाइन पर आए। मैंने आपकी चर्चा की है कि आप लोगों ने मुझे सलाह दी है कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं, और हमारे कुछ देश के ये विद्वान लोग चाहते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ये क्लास को बंद कर दें। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, चूंकि आप ऑनलाइन हैं इस समय, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी भय से भयभीत नहीं हूं, मेरे अंदर भयभीत होने वाला हार्मोन बन ही नहीं रहा है,
और मैं अपने इस मुहिम पर आगे जारी रखे हूँ। तो मैं कह ये रहा था कि जब आप मुझसे सवाल करेंगे और मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप सवाल करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मैं आपके जवाब आपके व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। आप पर्सनल मुझसे कोई भी सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ग्रुप में जवाब देने का मतलब ये कि मैंने आप अगर मैं ग्रुप को खोल देता हूँ और उस पर आप कोई प्रश्न करते हैं, मैंने आपको जवाब दिया, मेरे जवाब को आपके समझने के पहले उस पर 10 अन्य लोगों ने अन्य सवाल कर दिया, तो फिर आप ये बताएं मैं किसका किसका जवाब एक होता है, लेकिन सवाल में सवाल बनने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने ग्रुप को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मैं आप सभी श्रोताओं का, अपने सभी चिकित्सक साथियों का सवालों के लिए स्वागत करता हूँ। दिन रात आपके सवालों की प्रतीक्षा करता हूँ और अच्छे सवालों की प्रतीक्षा करता हूँ। बस निवेदन इतना है कि आप मेरी कोई परीक्षा न लें, आप मेरा कोई टेस्ट न लें, क्योंकि अब मुझे ना टेस्ट देना है ना परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए जो मेरे अंदर है तो आप सवाल करें, हो सकता है कि मैं आपके उन जवाबों को आप तक पहुंचा सकूं। हाँ, किसी के प्रेरित होकर के अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो जो आपसे सवाल करवाए पहले आप उस सवाल का उत्तर उसी से पूछ लीजिए, क्योंकि जब मैं उत्तर बताऊं तब तो आप उसका कंपेरिजन करेंगे कि इसमें असलियत क्या है। जैसे हमारे मॉलिक्यूलर जो मैंने परसों क्लास लिया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है तो फिर 1 ड्रॉप से 10 ड्रॉप देने की क्या जरूरत है। जब मैंने उनको जवाब दिया तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे जवाब संतुष्ट हैं, तब उनका उत्तर आया कि सर इससे मिलता जुलता नहीं बल्कि इससे दूर का संबंध नहीं था, एक सज्जन ने मुझे बहुत गलत जवाब बताया था। ऐसे ही मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि S11 वैगस नर्व पर काम करती है, तो अब वैगस नर्व पे काम करती है, तो वैगस नर्व की जो 4 प्रकार की मैंने आपको सुपर लैरिंजियल, रिकरेंट लैरिंजियल, कार्डियक और ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व की जो फिजियोलॉजी बताई, उस फिजियोलॉजी के आधार पे आप S11 को देना शुरू कीजिए। S11 आपका काम करना शुरू कर देगी, तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि S11 को जी मचलाने में या उल्टी के होने पर या एंटी गैस्ट्रिक या एंटी न्यूरोलिक के में ये काम क्यों कर रही है, इसलिए इसका नाम ही एंटी न्यूरोलॉजिक कहा गया। अब आइए हम S12 की बात करते हैं। हमने S11 में आपको बता दिया कि 2 पौधे मिलाए गए थे। अब S12 की जहां तक स्थिति है, S12 में हमने फिर 2 पौधों को हटाया, तुलसीगो फेनरेरा को और वेनकोगा ऑफ्लेंसिस को, और उसके स्थान पे हमने मिलाया यूफॉर्बिया ऑफ्लेंसिस और एट्रोपा बेलोडोना। शेष हमारे पौधे वही रहे। तो जब अब S11 में हमारे पास 8 पौधे हैं, हमने एक पौधा और निकाल दिया उसमें से, इसमें ये क्या कहते हैं, समकस नाइग्रा, ये पौधा वहां से हटा दिया हमने। इतने अब ये जो 2 पौधे हमने लिए हैं इसमें, मैटी जी ने जो 2 पौधे इसमें मिलाए, यूफॉर्बिया ऑफ्लेंसिस। यूफॉर्बिया का पौधा जाड़े में आपको मिल जाएगा, आपके आसपास के जो खड़ंजे होते हैं ईंटों पर, वहां पे चिपक के इसकी पत्तियां निकलती हैं और गोल गोल से इसके फूल होते हैं, और 1 बित्ते से 2 बित्ते तक इसकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली पत्तियां बनती हैं, छोटे छोटे से फूल इसमें आते हैं और ज़्यादा नहीं होते, लेकिन लगभग 10 इंच से लेकर के 12 इंच तक के इसकी लंबाई में शाखाएं निकलती हैं। यूफॉर्बिया का प्रैक्टिकल बीएससी के क्लास में बॉटनी में कराया भी जाता है। जिन लोगों ने बॉटनी से बीएससी किया होगा या एमएससी किया होगा उनको यूफॉर्बिया और एट्रोपा बेलोडोना का स्ट्रक्चर और उसका पौधा बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। लेकिन अब ये दोनों पौधे इसमें मिलाए गए। इन दोनों पौधों की बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये प्लांट नंबर हमने लिया है 60, 36 और 31। हमने प्लांट की एक 114 पौधों का एक क्रम बनाया है और उसी क्रम से मैंने हर पौधों को उसको लिख रखा है, इस नाते मैं उसको आपको बताने में जरा मुझे आसानी रहती है। यूफॉर्बिया के बारे में जो बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये लिखा गया है बॉटनी के दृष्टिकोण से, वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से, कि आंखों में होने वाली जलन, आंखों में होने वाली सूजन, आंखों की लाली, आंखों में दर्द होना, आंखों के आसपास के मस्तिष्क के आसपास का दर्द बढ़ना, आंखों के कॉर्निया का बाहर निकलना, ये सारे के सारे गुण हमारे यूफॉर्बिया के ऑफ्लेंसिस और एट्रोपा बेलोडोना इन दोनों में मिलते हैं। यानी ये दोनों पौधे प्रकृति में हमारे क्रेनियल नर्व्स का ये जंक्शन है। अगर हमने आपको जब आंख की संरचना पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आंख का आई बॉल निकाल के बाहर रख दें तो क्रेनियल नर्व्स का सबसे बड़ा और सबसे क्या कहते हैं जटिल जो ग्लैंड्स के यहाँ पर गैंग्लियन है। गैंग्लियन का तात्पर्य ये होता है कि जब विभिन्न नसें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे रेलवे की पटरियाँ जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं,
ठीक उसी तरीके से हमारे गैंग्लियान वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो क्रॉस करते समय उनमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो कुछ वहाँ पे मोटापन आ जाता है। तो वो गैंग्लियान हमारे इस आई बॉल के नीचे बहुत आसानी दिखाई पड़ जाती है, और जब हमको एक गैंग्लियान मिल जाती है तो हम उसके सहारे सारे के सारे नर्व्स को कवर कर ले जाते हैं, उसको खोजते चले जाते हैं। ये बीएससी, एमएससी और मेडिकल साइंस के लैब में प्रैक्टिकल में क्रेनियल नर्व जब बॉडी के उसमें निकलवाया जाता है तो वहाँ पे क्रेनियल नर्व आई बॉल को हटाने के बाद ही वहीं से इसका डिसेक्शन शुरू होता है। अब तो डिसेक्शन की प्रक्रिया ही बदल गई है, मॉडल पर प्रैक्टिकल कराए जाने लगे। हमारे एक साथी और बीच में आ गए हैं, इन्होंने कुछ लिखा है बेकन एनवायड ये हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं। त्रिपाठी जी, आप मेरी आदतों से पिछले 30 वर्षों से परिचित हैं और आप मेरे मित्र हैं। अनिल श्रीवास्तव हमेशा मुस्कुराते हुए ये बोलना चाहते हैं, और विशेषकर तो मैं एंकर हूँ और मैं आकाशवाणी दूरदर्शन में काम भी कर चुका हूँ और अभी भी लगातार स्टेज से मेरा दायरा बना हुआ है और मैं स्टेज पर ही माइक पकड़ के रहता हूँ, तो मुस्कुराना और लोगों को मुस्कुराहट देना ये तो मेरे कला में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अपने कोई ऐसा सवाल करते हैं, अपने कोई ऐसी पीड़ा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो इतनी महीन पीड़ा देते हैं कि लगता है कि दिल रो पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि ये मानव शरीर है और मानव दिमाग है, थोड़ा बहुत गुस्सा स्वाभाविक है। आपका इशारा पर है, आप भी मेरे गुस्से को समझ कि मैंने उस वीडियो में गुस्सा क्यों किया। हालांकि मेरा गुस्सा करने का कोई उद्देश्य नहीं था, और मेरे उस गुस्सा करने के बाद फिर वो सज्जन हमारे व्हाट्सएप पर नम्रता के साथ आए और कई वरिष्ठ साथियों से पर संपर्क भी किया, कॉल भी किया। अब उन्होंने उसको क्या महसूस किया नहीं जानता, लेकिन चूंकि मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लगभग हमारे हिसाब से लगभग 15 से 17 साल 18 साल, वो हमसे बहुत पीछे छोटे हैं, तो चलिए मैं उनको अपना छोटा भाई समझ के समझ लेता हूँ कि कहीं पर कोई आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया या उन्होंने किसी की प्रेरणा से 45 मिनट मेरे ऊपर खराब कर दिया, तो स्वाभाविक था कि मुझे 10-20 मिनट उनके लिए बर्बाद करना। तो यस 11 और यस 12 ये दो मेडिसिन में दो अलग अलग पौधों का समावेश किया गया। इन पौधों के समावेश के कारण S11 को वैगस नर्व की तरफ लिया गया और S12 को आई के लिए, स्पेशली हमारी आंखों में होने वाली हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम S12 को याद करते हैं। और S12 हमारी आंख के लिए सबसे सर्वोत्तम दवा है। आंख के अंदर अब आंख के मान लीजिए हमको कंजक्टाइवा हो जाए, वायरस इन्फेक्शन आंख में हो जाए, वर्तमान में बरसात आने वाली है, हमारे संदीप कुमार शर्मा जी भी लाइन पर आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बरसात आने वाली, आंखों में बहुत सी बीमारियां होंगी, तो उस समय आपको सारे के सारे आई ड्रॉप ही याद आएंगे। तो हमारे आंख के अंदर की होने वाले हर अंगों में, चाहे वो रेटिना पर कोई बीमारी आपको लगती हो, कॉर्निया पर लगती हो, आपके आई बॉल पर लगती हो, लैरिंजियल पर, कोराइड पर, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो कि आंख में कोई दिक्कत पेशेंट की कंप्लेंट से आपको निकल के आती है, तो S12 आपको चुनना ही पड़ेगा। हमने आपको जो फार्मूले बताए थे कि CNS, L2 और L3, उसके साथ मैंने ये इंस्ट्रक्शन भी दिया था, अगर आप उस वीडियो को टच करें, कि हमको फिर सब साइड्री ऑर्गन्स की मेडिसिन को भी उसके साथ देना है। तो सब साइड्री ऑर्गन्स मेडिसिन का मतलब यही है कि उसके अलावा यदि हमको लगता है कि इसमें यह भी ऑर्गन टच हो सकता है किन्हीं कारणों से, तो हमको उस अंग की भी दवा देनी है। तो मैं समझता हूं कि हमने आपको यस ग्रुप के S1 से लेकर के S12 तक मैंने आपके 4 दिन में यस ग्रुप को समाप्त किया है। यस ग्रुप के बाद हम अगले ग्रुप को कल रात में फिर टच करेंगे, और संभवतः हम सोचते ही हैं कि पहले आपको यल ग्रुप और ए ग्रुप, यानी एंजाइटिको ग्रुप और लिम्फेटिको ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हम कल आपको टच करेंगे। और पहले जैसे कि हम चर्चा करते हैं, पहले इस ग्रुप के पौधों की चर्चा करेंगे, उनके गुणों की चर्चा करेंगे, और फिर इन पौधों को मिलने से जो हमारा यौगिक बन के तैयार हो रहा है, यानी यौगिक और मिश्रण मैंने अभी आपको समझा दिया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिश्रण जैसे मिश्रण हमने थोड़ा बालू ले लिया 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठा उसमें मिट्टी डाल दिया, 2 मुट्ठी हमने उसमें
मोरंग डाल दिया, यानी बिना किसी नाप तोल के, तो वो मिश्रण हो गया। और यौगिक किसे कहते हैं? एकदम लिमिट में, कि हम जय बार मिलाएंगे तय बार इसकी नाप यही होगी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ विभिन्न पौधों के जो विभिन्न पौधों के अर्कों का यौगिक है, क्योंकि हर, और यौगिक में है क्या? कार्बनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हमारे विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, एनलीड्स हैं। तो जितनी भी सेल के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, वो सारे के सारे हमारे इन पौधों के रूप में, औषधियों के रूप में हम प्राप्त करते हैं। साथ ही ये यौगिक ही है, मिश्रण नहीं। तो कंपाउंड मेडिसिन अभी हमने ना यस ग्रुप का टच किया है, ना ही कंपाउंड मेडिसिन अभी हम किसी अन्य ग्रुप का टच करेंगे। अभी हम केवल ग्रुप के मेन औषधियों तक आपको पहुंचा रहे हैं। और वो सवाल अभी रुका हुआ है कि यस 3 के बाद यस 4, यस 7, यस 9 को कंपाउंड मेडिसिन क्यों कहा गया और क्यों बनाया गया। हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर सभी का ध्यान नहीं जा रहा और लोग इस पर जवाब देने से कतराते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे मेरी ओरिजिनल मेडिसिन समाप्त होगी, वैसे मैं आपसे कंपाउंड मेडिसिन के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही गहराई के साथ आपके सामने आऊँगा। हमारे कुछ साथियों ने कल कहा था कि आपने सिर्फ 4 रोग बताए और उसके बाद जो कुछ परिस्थितियां बदल गई और आपने फिर अगला रोग उठाया नहीं, हम लोग फार्मूले ट्राई करते रह गए। तो आइए हम आपको मैं सिर्फ एक रोग उठा लेता हूं। कोई ऐसी डिसेंट्री जिसमें ब्लीडिंग आती हो, जिसे हम ब्लड डिसेंट्री का नाम दे सकते हैं। अब एलोपैथिक किताबों ने या अन्य किताबों में जहां आप रोग नाम तलाशते हैं, वहां पे उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, मैंने आपसे सीधे कहा कि मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूं, मुझे किसी रोग का नाम और उसकी डिफिनीशन नहीं आती है। मुझे रोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक ही आता है, केवल हाँ, रोगी की शिकायतों के आधार पर मैं अंगों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो ब्लड डिसेंट्री, जिसमें डिसेंट्री के साथ ब्लड आता हो, वहां पर हम प्रयोग करते हैं, जो हम लोगों ने प्रयोग किया, यस3, C3, Ven3, Ver1, L1, A3, A1, B और WE। बड़ी समस्या यह है कि लोग कभी कभी ये कह देते हैं, अरे आपने बी के साथ W क्यों दे दिया, आर के साथ आपने बी क्यों लगा दिया, ये तो पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव हो गया, ये कैसे काम करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे काम कर जाएंगे निगेटिव। मेरी समझ में नहीं आता है कि पॉजिटिव और निगेटिव की ये कहानी आप लोग कब तक मरते रहेंगे। जब मैंने आपको बता दिया कि पांचों इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग फंक्शन, अभी तो जब मैं मेडिसिन बाद इलेक्ट्रिसिटी में फिर आऊँगा, हालांकि मैंने एक बार इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया था कि हर इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉपर वर्क है, वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, वो उस प्रॉपर वर्क को मेंटेन करती है, जो उसका वर्क है उस वर्क को मेंटेन करती है, उस वर्क के में जाकर के फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम से, इस पर भी मैंने परसों चर्चा किया था, जब हमारे साथी ने कहा था कि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं और बाकी मेडिसिन नॉन एक्टिव है, तो दोनों एंजाइम्स कैसे हुए, उस पर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, दोबारा उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये ना समझ पा रहे हो कि दोनों एंजाइम्स कैसे हैं, वो मेरा पिछला वीडियो खोल के उसको सुन सकते हैं। तो ये जो हमने यस3, C3, Ven3, Ver1, L1, A3, A1, B और WE, जब आप इन औषधियों का मिश्रण मिलाते हैं तो किसी भी प्रकार की ब्लड डिसेंट्री में आप इसका प्रयोग करके एक बार देख लें। जब आप देख लें, अभी चूंकि मेरा क्लास लंबा चल रहा है और चलेगा, तो इसमें जितने हमने मेडिसिन दिया है, ये सारे की सारी मेडिसिन का फंक्शन आप जान जाएंगे। मैंने आपको अभी यस ग्रुप पढ़ाया है, सी ग्रुप में मैं पहुंचा नहीं हूं, मैं इसीलिए रोगों के दवाओं को नहीं बता रहा था आपसे, लेकिन आप जिद करते हैं कि नहीं कुछ दवाएं आपको बतानी चाहिए। अब आप सवाल करेंगे इसमें Ven3 क्यों मिलाया गया, तो मैंने अभी आपको Ven3 पढ़ाया नहीं। A1 क्यों मिलाया गया, A1 पढ़ाया नहीं। L1 क्यों मिलाया गया, L1 मैंने पढ़ाया नहीं। तो कृपया रुके रहें, मैं इसीलिए चाह रहा हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी खींच करके जल्द ही इन सारे औषधियों के बारे में डिस्क्रिप्शन और प्लांट फिजियोलॉजी को देखते हुए बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबका डिस्क्रिप्शन आपको बताने के बाद बहुत जल्द रोगों पर आ जाऊंगा और रोगों की दवाइयों पर। ब्लड डिसेंट्री के लिए आप ये दवाएं नोट कर लें और इसको प्रैक्टिकल में लाएं, देखें कि आपको मेरे इस अनुभव का क्या फायदा मिलता है। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, यस3, अब इसमें डोज नहीं बताऊंगा, डोज इसलिए नहीं बताऊंगा कि डोज के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। डोज वो चिकित्सक ही तय करेगा कि उसके सामने रोगी की बॉडी की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
तय करेगा कि 2 महीने के बच्चे को मैं आपको 10-10 बूंद बता दूं और 2 महीने का बच्चा गोद में लेकर के औरत चली जाए और आप 10-10 बूंद दे दो, फिर आप कहो कि ये तो गड़बड़ हो गया। ये भी तो दिक्कत है। इस नाते हमको डोज कितनी देनी है, ये एक चिकित्सक उस कुर्सी पर बैठ के ही तय कर पाएगा कि उसके सामने के रोगी के शरीर की शारीरिक संरचना क्या है, ये कितनी डोज के लिए इसको आवश्यकता है, इसके बॉडी में इस एंजाइम की कमी कितनी रही होगी और हमको कितनी पूर्ति देनी है। जैसे हम आपसे एक सवाल आज करके छोड़ते हैं। एक पागल आदमी है, हम आपको अपने घर में बड़ी साफ सफाई रखते हैं। इस समय कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी चल रही है, हम बहुत ही अपने आप को साफ सुथरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बावजूद हम बीमार हो जाते हैं। हम सड़ी गली चीज़ों को खाने से परहेज करते हैं और बीमार हो जाते हैं उसको खाने से। ब्रेड खराब हो जाती है उसको खाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। क्या कभी आपने उस भिखारी के बारे में कल्पना की है जो सड़क पर बिल्कुल पागलपन के दौरे से चलता जा रहा है और किसी कूड़ेदान में उसको किसी पत्तल में जूठा समोसा मिल गया, रोटी का टुकड़ा मिल गया, थोड़ा बहुत चावल दाल या सब्जी मिल गई और उसने बड़े आराम से उसको उठाया और बैठ के वहीं पे पूरा भरपेट भोजन किया और मस्ती में फिर आगे चला गया, उसको कोई रोग नहीं हो रहा है। और अगर हम वही चावल दाल या वही आधा जूठा समोसा उस कूड़ेदान से निकाल खा लें तो हम तुरंत रोगी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, हम इस पर चर्चा कल करेंगे। आप भी दिमाग लगाएं कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया, क्योंकि हमारा कल का पॉइंट और अगला टॉपिक हम इस पर लेंगे। और उसका एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि हमारे मन और मस्तिष्क का हमारे रोग के साथ क्या संबंध होता है, हम इस पर चर्चा कल करेंगे। आज यहीं तक हमारी इन बातों से यह आपको 2% से लेकर के 10% भी कुछ भला आपका होता है, कुछ आप इसको अच्छा समझते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये रातकालीन का क्लास, जैसा आप समझ रहे हैं कि मैं दिन भर इसमें 12 घंटे से अधिक की मेहनत करने के बाद अपने कॉलेज ड्यूटी से आ रहा हूं, मूल्यांकन का कार्य चल रहा है और मैं कापियों के निरीक्षण में, एग्जामों के निरीक्षण में लगाया गया हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं दिन भर वहां भी थक जाता हूं लोगों को इंस्ट्रक्शन देते देते, और शाम को आकर के आपके सामने फेस टू फेस होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी थकावट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं S11 और S12 के बाद मैंने आपको एक ब्लड डिसेंट्री के बारे में दवा भी बताई है, और कल हम आपसे इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।